Steel casting and alloy steel manufacturing and say iron manufacturing से related company that's the बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो चुका है। कंपनी जो है इंटीग्रेटेड स्टील एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, प्लस ये कस्टमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टुवर्ड्स द वेरियस इंडस्ट्री एंड ऑलमोस्ट 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। ऑलमोस्ट 1825 कस्टमर्स है एंड 21 कंट्रीज में अपने 5 कॉन्टिनेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। सो कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए। प्लस इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कोई अदर आईपीओ को भी स्टडी करना चाहें तो किस तरह से आसान तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, सो दैट योर डिसीजन बिकम मोर रैशनल एंड मोर प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ। सो चलते हैं हम डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज मनीष सालवी एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड पिछले 14 सालों की स्टडीज में मैंने पाया कि लोग आईपीओ को केवल जीएमपी देखकर अप्लाई कर देते हैं एंड कई बार जीएमपी इरोड हो जाती है जब तक कि वो लिस्टिंग होता है। तो क्यों ना हम आईपीओ को बेटर वे में स्टडी करें एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जानने की कोशिश करें कि क्या वो आईपीओ हमें अप्लाई करने लायक है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ की स्टडी। सो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई 1995 में। अगर आप कंपनीज के डिटेल्स के बारे में फर्दर जानेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंपनी जो है बेसिकली जैसे कि मैंने कहा इंटीग्रेटेड आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। जो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करूँ तो अलॉय स्टील्स प्रोडक्ट जो इसका टोटल रेवेन्यू का 46% का शेयर्स है, मार्केट शेयर्स है, नॉट मार्केट शेयर्स, इसके टोटल रेवेन्यू का 46% जो है अलॉय स्टील से आता है। एंड देन इस मेटल रोल से आता है इसका 26%। और इसका जो स्पेशल इंजीनियरिंग कास्टिंग जो है दैट्स दी वेरियस कस्टमाइज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसकी जो कि 500 केजी से लेकर 20 मेट्रिक टन्स तक के प्रोडक्ट बनाती है, जहां से इसके टोटल रेवेन्यू का 20% शेयर्स है, मतलब वहां से आता है। सो आगे अगर मैं बात करूँ इसके कस्टमर्स के बारे में तो कस्टमर्स में वास्ट लिस्ट है, लाइक श्याम मेटेलिक्स एंड देन बीएमडब्ल्यू, अंबा शक्ति and Lexon Steel and then जय बालाजी, एमपीएस स्टील पावर एंड वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड शामिल है। जैसा कि मैंने कहा ऑलमोस्ट 1825 कस्टमर्स इसके पास है एंड 21 से ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है इन दी 5 कॉन्टिनेंट्स। इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक मंडी में है और एक मंडी दैट्स दी हिमाचल प्रदेश एंड वन इज दी इन पंजाब। अब कंपनी के पास जो करंट ऑर्डर बुक की बात करो तो 178.57 करोड़ का करंट ऑर्डर बुक है, जो इसकी पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप जो कि ऑलमोस्ट 1250 करोड़ के आसपास का होगा, उसका 8 to 9% का टोटल ऑर्डर बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फर्दर कंपनीज के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आप देखिएगा स्टील कास्टिंग होता क्या है। सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज जहां पर आप स्टील को मेल्ट करके उसको पर्टिकुलर मोल्ड करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मोल्डिंग किया जाता है और जैसा वो स्टील जब ठंडा हो जाता है तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि कस्टमाइज नीड के हिसाब से बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कई सारे रोल्स एंड ऑल इज मैन्युफैक्चरिंग इन दिस। अब इसकी 2 यूनिट्स है, एक यूनिट जो कि मंडी में है और एक यूनिट जो कि पंजाब में है एंड 2 यूनिट्स को समवेयर इनका कैपेक्स करने के लिए जो फंड्स रेज किया जा रहा है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे आगे। बट अगर एग्जिस्टिंग सिनेरियो देखें तो 30 इयर्स हो चुका है कंपनी को और स्टील मेल्टिंग, एलआरएफ, वीडी, फॉर्डरीज, मशीनरीज एंड रोलिंग प्रोडक्ट्स लाइक रोलिंग प्रोडक्ट्स आर दीज ये बनाने में इन्वॉल्व है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बहुत एक्सट्रीमली क्लीन बैलेंस शीट है। कैसे? देखिए जो कंपनी का जो डेट है वो ऑलमोस्ट जीरो, डेट टू इक्विटी की बात करो तो 0.06 टाइम्स है, मतलब बहुत ही कम डेट है। इवन जो लोन से पैसा जो रेज होगा वो डेट रीपेमेंट में चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस तरह की स्टील मेकिंग और इस तरह का हेवी इंटेंसिव कैपिटल कंपनीज जो है उनमें डेट ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर उतना डेट है नहीं, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर मी। नाउ आरओसी इज वेल मेंटेन्ड है और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बड़े हैं, लेकिन अभी प्रॉफिट्स में ग्रोथ उतना नहीं है, सेल्स में ग्रोथ उतना नहीं है। वो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए है जो कि हम आगे जानेंगे। पोस्ट आईपीओ जो प्रोमोटर का होल्डिंग है 70% है, अगेन इट इज क्वाइट पॉजिटिव। अब थोड़ा डिटेल्स पे चलते हैं। आईपीओ का ओपन डेट 12 अगस्त, क्लोज होगा 14 अगस्त को, अलॉटमेंट 17 अगस्त को हो जाएगा, 19 को आपका लिस्टिंग हो जाएगा। वेल कंपनी जो है ऑलमोस्ट 302 करोड़ मतलब 302.68 करोड़ रुपीज कलेक्ट कर रही है पब्लिक से, बाय विच जहां पर फ्रेश इशू है 93 करोड़ का और रिमेनिंग जो नंबर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब वो अमाउंट जो कि प्रमोटर टेक है, जहां पे जो भी पैसा आएगा प्रमोटर के पास जाएगा। प्राइस बैंड आप देख सकते हो यहाँ पर। सो 271 से 285 का प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें तो बिड एट कट ऑफ को सिलेक्ट करिए, बिकॉज बिड एट कट ऑफ पे सिलेक्ट करने पर आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब इट्स लाइक अगर आप उससे नीचे सिलेक्ट कर देते हैं प्राइस तो पहले ही आप बाहर हो जाते हैं, तो बेटर रहिएगा कि बिड एट कट ऑफ पे आप अप्लाई करें। बाकी सारी डिटेलिंग हम आगे जानने हैं।
तो फंड यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो फंड यूटिलाइजेशन में मैं फैसिलिटी 1 एंड फैसिलिटी 2 की बात कर रहा हूँ। फैसिलिटी 1 में यहाँ पे 19.59 करोड़ रुपीस जो कि कैपेक्स एंड सिविल वर्क्स के लिए यूज हो रहा है, एंड रिमेनिंग 3.4 करोड़ रुपीस यहाँ पर उनका रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाने में यूज हो रहा है। अगर फैसिलिटी 2 की बात करें तो वहां पर भी 36.65 करोड़ रुपीस जो कि टोटल फ्रेश इशू का ऑलमोस्ट 40% है, वो अगेन कैपेक्स ऑफ दी कंपनीज और दी सम सिविल वर्क से रिगार्डिंग है, और देन अगेन 3.4 करोड़ रुपीस जो है वो फैसिलिटी 2 के रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाने में इन्वॉल्व है। रिमेनिंग कॉर्पोरेट पर्पज से है, सो यू कैन सी ऑलमोस्ट 67.8% जो है वो कैपेक्स में इन्वॉल्व है, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज जस्ट इन्वॉल्व इन यू कैन सी इन जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तब उन 20 पॉइंटर्स की बात करते हैं जिनको मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। तो 20 पॉइंटर्स में आप समझिए कि सबसे पहले हमें कंपनी को समझना होता है, तो कंपनी के बारे में आप समझिए कि जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, किस तरह का उसका मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह का उसका बैलेंस शीट है, किस तरह का उसका बिजनेस हिस्ट्री है, उससे आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह का वर्किंग कर रही है। सो ऑलमोस्ट 10 to 11% जो मेटल रोल्स मार्केट शेयर्स है, मतलब जो मेटल रोल्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 10% का मार्केट शेयर इसका है, मतलब ये होना बहुत बड़ी बात है। देन टाइप्स ऑफ इशू की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल नहीं है, ना ही कंप्लीट फ्रेश इशू है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, जैसे कि हमने कहा कि 70% जो है वो ऑफर फॉर सेल है, एंड 30% जो है वो फ्रेश ऑफर है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऑफर फॉर सेल 50% से ज्यादा होता है तो मेरे लिए एक रेड मार्क होता है, सो द रीजन में से एक रेड फ्लैग डिफाइन कर रहा हूँ। यस अगेन ये जितने भी सारे पॉइंटर्स हैं ये केवल एजुकेशन पर्पज से है, इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स लगाए हैं ताकि मैं एक बेटर डिसीजन में हेल्प मिल जाए, बट यस कोई रिकमेंडेशन नहीं कि इसके बेसिस पे आपको रिजेक्ट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। आप डिफाइन करेंगे कि ये पैरामीटर्स खराब है और ये अच्छे हैं, और कौन कौन से पैरामीटर अच्छे हैं कौन से खराब है वो आप डिसाइड करके अपना आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रमोटर का हिस्ट्री और 31 ईयर का ऑलरेडी रिकॉर्ड है फॉर द कंपनी टू बी कंटिन्यूड, एंड देन प्रमोटर का होल्डिंग पोस्ट आईपीओ अगर 67% से ज्यादा होता है इन एनी आईपीओ, वो मेरे लिए पॉजिटिव होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 70.84% के आसपास का पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग है, विच इज अगेन क्वाइट पॉजिटिव, सो द रीजन इट इज अगेन ग्रीन। नाउ फंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितना भी यूज हो रहा है फ्रेश इशू का, वो ऑलमोस्ट 67% जो है वो कैपेक्स में इन्वॉल्व है, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से है। वही कैपेक्स अगर है तो इट इज ओके। देन रिटेल रिजर्वेशन ऑलमोस्ट 35%। जब भी किसी कंपनी में रिटेल रिजर्वेशन 35% हो तो यहीं पर हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी की बुक्स जो है ना वो प्रॉफिट्स में है। मतलब एक सबसे मेजर क्राइटेरिया होता है, कभी भी कोई कंपनी अगर आईपीओ लाती है तो वो रिटेल को 35% तब दे पाएगी जब वो प्रॉफिट मेकिंग है, तो एक स्क्रूटिनी यहाँ पर हो जाती है। सो यहाँ पे रिजर्वेशन 37% है, विच इज क्वाइट डिसेंट एज कंपेयर टू दी नॉर्म्स। अगर वो लॉस मेकिंग होती तो वो 10% से ज्यादा का रिटेल रिजर्वेशन नहीं रख सकती थी। अब चलते हैं सेल्स ग्रोथ पे। तो सेल्स ग्रोथ अगर ये 25% से ज्यादा हो, 22% से ज्यादा हो तो मेरे लिए अच्छी है, बट फिलहाल अगर देखोगे सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है, प्रॉफिट्स ग्रोथ भी थोड़ा कम है यहाँ पर, तो आई वुड से कि थोड़ा कॉशियस रहने का जरूरत है। मतलब इट्स नॉट दैट मच काइंड ऑफ ग्रोथ, हो सकता है ओवर द प्लॉट टाइम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिख जाए, बट फिलहाल ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। एबिटा ग्रोथ के बाद असेट ग्रोथ इज 24% अगेन। सो देखिएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर असेट 15% से बढ़ रही है इट इज क्वाइट पॉजिटिव, बट उसके साथ क्या देखना होता है, उसका डेट का ग्रोथ देखना होता है। अगर डेट का ग्रोथ असेट के ग्रोथ के कंपैरिजन में कम है तो ये पॉजिटिव है, बट अगर 24% से असेट ग्रोथ हो और 26, 27, 30% से डेट ग्रोथ हो रहा तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे तो वो कहानी है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी डेट टू इक्विटी इज ऑल निल, और आईपीओ आने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सो डेट का ग्रोथ बिल्कुल निल है, सो इट इज क्वाइट एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर मी। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर इंप्रूविंग, लेट्स से वी कैन सी कि 12% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ये जो है आई मीन 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़कर ये 18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर आई है, एंड इवन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़े हैं। सो यू कैन सी देन आरओई आरओसी की बात कर ले तो आरओई 23% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 20 से ज्यादा इज गुड, एंड आरओसी की बात करें तो आरओसी 25% से ज्यादा हो तो अच्छा है, ऑलमोस्ट 27% का आरओसी यहाँ पे नजर आता है। सो अगेन दे आर गुड पोजीशंस। नाउ मार्केट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा फिलहाल कॉशियस है, मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है उतना नेगेटिव भी नहीं है, बट मार्केट नेगेटिव नहीं है, बट अगर सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव है। सो सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, सो यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग है। मार्केट भी अगर और ज्यादा बेटर होता तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर, तो सेक्टर इज ऑल पॉजिटिव। अब हम पी वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पर एक कॉशियस व्यू है, बिकॉज इसका जो पी है, इसकी जो अदर पीयर कंपनीज है वो 15.7 के पी पे काम कर रही है, बट इसका जो पोस्ट आईपीओ पी जो आ रहा है वो 18.5 आ रहा है, विच इज क्वाइट यू कैन से कि इज नॉट गुड एज ऑफ नाउ, तो वो कॉशियस सेक्शन में आ गया। नाउ प्राइस टू बुक वैल्यू इज ओके, इट्स ओके रीजनेबल, बट नॉट दैट मच गुड, जो कि हमें देखना चाहिए। डेट टू इक्विटी इज ऑल फैंटास्टिक, हमें कोई दिखने की जरूरत ही नहीं है। रिस्क फैक्टर, तो अब रिस्क फैक्टर्स पे हम बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला तो ओएफएस है, बिकॉज जब भी किसी कंपनी में ओएफएस ज्यादा हो, 70% का ओएफएस हो, तो जो फंड तो चला गया बट फंड तो कंपनी को नहीं मिला।
तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। देन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, मतलब जो ग्रोथ चाहिए ना सेल्स और प्रॉफिट में जो ग्रोथ चाहिए वो थोड़ा कम है। ऑलमोस्ट रेवेन्यू 5% से ही ग्रो कर रहा है, एंड जो जिसका जो नेट प्रॉफिट है वो अगर थोड़ा और बेटर तरीके से ग्रो करे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। मर्चेंट बैंकर्स के जो रिकॉर्ड्स है, मतलब अगर देखूँ यहाँ पर जो EMK ग्लोबल एंड सिस्टमैटिक्स इट्स व्हाट द मर्चेंट बैंकर, इनमें इनके जो 75% जो IPOs है वो लिस्टिंग पर लोअर ओपन होते हैं, मतलब इनके जितने भी IPOs आए हैं 6 आउट ऑफ 10 ने लिस्टिंग पर लॉस दिया है। सो दिस इज वेयर वन कॉशियस व्यू वी शुड टेक। एंड रॉ मटेरियल्स में स्टील के प्राइसेस अगर वोलेटाइल होते हैं, बढ़ते हैं या घटते से नहीं, वोलेटिलिटी आती है तो कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है, बिकॉज कंपनी को वहां पर इन्वेंट्री मेंटेन करना और इन्वेंट्री को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना साइक्लिकल इन नेचर है, मतलब एक साइकिल होता है जहाँ पे डिमांड ज्यादा होगा, एक साइकिल होगा जहाँ पे डिमांड कम होगा, तो वो एक साइक्लिकल रिस्क हमेशा बना रहेगा इस पर्टिकुलर कंपनी में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट बहुत अगर लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो जितने भी साइकिल्स होती है, जो शॉर्ट टर्म साइकिल्स होती है, वो डाइजेस्ट होकर मार्केट एक रैली ले लेता है। सो दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म में एक साइक्लिकल डिमांड सप्लाई की वजह से फैक्टर यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर आ सकता है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड देन कैपेक्स एग्जीक्यूशंस, लाइक 63 करोड़ रुपीस का जो कैपेक्स है, वो कैपेक्स अगर बेटर वे में यूटिलाइज हो पाता देन दैट इज गुड, बट नहीं हो पाता तो ये रिस्क हो सकता है। सो दिस वे मैंने आपको समझाया कि मैं किस तरह से IPOs को स्टडी करता हूँ। सो अब वो जो रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट वी गेट लॉट ऑफ ग्रीन फ्लैग्स हियर, नंबर ऑफ कस्टमर्स, कंट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऑर्डर्स बुक्स, डेट टू इक्विटी, ROE, ROC, देन ROC का वैल्यू, एंड देन प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि थोड़े से डिसेंट होते नजर आ रहे हैं पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर के कंपैरिजन में। एंड पोस्ट IPO प्रोमोटर का होल्डिंग, ये सारे ग्रीन फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग क्या है? OFS, रेवेन्यू ग्रोथ कम है, सेल्स ग्रोथ कम है, और जो बेसिकली जो रिकॉर्ड है जो मर्चेंट बैंकर का वो थोड़ा सा नेगेटिव है। सो दिस इज व्हाट रेड फ्लैग। सो दिस वे हमने सारा सब कुछ स्टडी किया, एंड फाइनली वी गॉट द कंसेंसस, नॉट द एग्जैक्ट कंसेंसस कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि हमने 20 पॉइंट्स को जब स्टडी किया तो उसमें 14 पॉइंट्स पॉजिटिव है, 4 पॉइंट बोल रहा है थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, एंड 6.2 पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव है। सो यू कैन कंसिडर 6 पॉइंट एज अ नेगेटिव, 14 पॉइंट्स एज अ पॉजिटिव। सो दिस वे यू कैन स्टडी दी होल IPO, और मैंने आपको IPO को स्टडी करने का एक बिल्कुल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दिया कि मैं कैसे IPO को स्टडी करता हूँ। अब मेरा जो डिसीजन है वो डिसीजन इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आपका भी डिसीजन इसी फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। बट यस, फर्दर एनी काइंड ऑफ डिसीजन अगर आप लेने से पहले और थोड़ी जांच कर सकते हो, बट ये एक मोटा मोटी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दिया। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी बात कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग एनी IPOs, बट ये कंटेंट जो था ये एजुकेशन पर्पज से था। सो कैसा लगा ये स्टडी, जिसमें कि मैं IPO को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में पॉइंट टू पॉइंट स्टडी किया। अगर आप भी इस पर्टिकुलर इसी तरह का व्यू रखते हैं और इसी तरह से IPO को स्टडी करते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप कभी खराब IPO को तो अप्लाई नहीं करने वाले। सो आई होप आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ है वीडियो से। अगर वीडियो से वैल्यू ऐड हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैल्यू मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।